हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये जो पोएम है इसको लिखा था वॉल्ट व्हिटमन इन्होंने, ओके, जिनका जन्म हुआ था 1819 को और वो डाइड हुए कब, या फिर वो गुजर गए 1892 को। इन्होंने ये पोएम लिखी थी। बहुत खूबसूरत ये पोएम है। इसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, ओके, और पोएट का हम जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे कि पूरी पोएम को हम अंडरस्टैंड करेंगे लाइन टू लाइन। और थर्ड का जो सेक्शन है उसमें हम देखेंगे कि इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, ओके, उसके बारे में हम डिटेल में समझ लेंगे, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट सूचना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिया है, तो क्लास 12 के जो सभी चैप्टर और पोएम है उसकी लिंक्स दी है, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, तो सब चैप्टर्स और पोएम को आप अच्छे से समझ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे क्लास 12 की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, और जिसको लिखा था वॉल्ट व्हिटमन इन्होंने, इस पोएम को डिटेल में समझने के लिए। क्लास 12 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इस पोएम को लिखा था वॉल्ट व्हिटमन इन्होंने। थोड़ा सा जीवन परिचय, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला पार्ट जो रहेगा अपना पोएट का जीवन परिचय, और इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, कौन से राइमिंग वर्ड्स आए, ये आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले दिया है जीवन परिचय। अब ये जीवन परिचय क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जब आप एप्रिसिएशन लिखते हैं, ये जो आपको क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, तो इसके लिए आपको कुछ पोएट का जीवन परिचय भी वहाँ पे देना होता है। अबाउट पोएट के बारे में लिखो, तो तब आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखनी होती है, इसलिए ये भी इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। तो देखिए क्या दिया इस वॉल्ट व्हिटमन के बारे में। तो ही वॉज बोर्न इन 1819 को उनका जन्म हुआ, और वो डाइड हुए, वो गुजर गए 1892 को। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकन पोएट थे। एसेइस्ट मीन्स निबंधकार, एंड जर्नलिस्ट, और वो पत्रकार थे। व्हिटमन इज़ अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द अमेरिकन कैनन। व्हिटमन जो थे अमेरिकन कैनन के सबसे जो प्रभावशाली कवि है उसमें से एक थे। एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, और उन्हें क्या अक्सर क्या कह के बुलाया जाता था, या फिर उन्हें क्या कहा जाता था, द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। अभी फादर ऑफ फ्री वर्ड्स का मतलब क्या है ये हमें समझना होगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि एक्चुअली फ्री वर्ड्स क्या है। फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कि इस तरह की कविता कि जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की जाती है, जो पूरी तरह से फ्री है, जिस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, या फिर कोई भी उसमें क्या नहीं यूज़ किया जाते, तो राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की जाती, ओके, उसे क्या आ जाता है, फ्री वर्ड्स। तो उन्हें वॉल्ट व्हिटमन को क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। इसका मतलब है कि फ्री वर्ड्स की जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, या फिर फ्री वर्ड्स को जो दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया, वो किसने कराया, तो वॉल्ट व्हिटमन ने कराया, ऐसे इसका मतलब होता है। तो ये याद रखना है कि उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है, ओके। ही ग्रीव अप इन हंटिंगटन इन अ फैमिली विद डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस। अभी उनका जो बचपन गया, या फिर उनकी जो हम उसे कह सकते हैं कि एक ऐसा परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, बहुत बुरी थी, कठिन थी, उस परिवार में वो क्या हुए थे, पले बड़े थे, ओके। और कौन से शहर में, तो हंटिंगटन में वो पले बड़े, ओके। उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, तो डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन, ये इकोनॉमिक स्टेटस, कठिन आर्थिक परिस्थिति उनकी थी। हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलाई 1855। उनका जो मेजर वर्क है, प्रमुख कृति जिसे हम कह सकते हैं, लीव्स ऑफ ग्रास, ये कब पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, तो जुलाई 1855 को। और उनका जो पोएम है, कौन सी, हिज पोएम कॉल्ड ओ कैप्टन माई कैप्टन, उन्होंने जो पोएम लिखी है ओ कैप्टन माई कैप्टन, इट इज़ अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हुई थी, उनके मृत्यु के ऊपर ये क्या पोएम जो है वॉल्ट व्हिटमन इन्होंने लिखी थी। इट इज़ वाइडली पॉपुलर, और ये बहुत व्यापक रूप से ये लोकप्रिय है। और ये मुझे लगता है कि क्लास 10 जो है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें ये पोएम है आपको सिलेबस के लिए, ओके। तो ये भी आप जाकर इसे भी लर्न कर सकते हैं। इसको भी मैंने क्या किया, तो अपलोड किया है। बहुत खूबसूरत पोएम है, डेफिनेटली यू शुड लिसन। आपको सिलेबस को नहीं है, फिर भी आप इसे एक बार ज़रूर सुनिए, ओके। और सेकंड जो पैसेज है वो, अभी ये जो सेकंड पैसेज होगा ये होगा रिलेटेड टू द पोएम के रिलेटेड थोड़ी सी समरी या थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया रहेगा। तो क्या इंट्रोडक्शन दिया है, तो देखिए, द सेक्शन 1
of Song of the Open Road from Leaves of Grass is a beautiful blend of self-awareness, free will and tenderness of heart. सेक्शन 1 जो है कौन सा, लीव्स ऑफ ग्रास, इसमें से ये पोएम ली गई है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. ओके, और ये जो है इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आत्म जागरूकता. फ्री विल, फ्री विल का मतलब होता है स्वतंत्र इच्छा. एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट, इसका मतलब है कि हृदय की कोमलता. ये जो पोएम है इन सब का एक क्या तो सुंदर मिश्रण है, ब्लेंड मीन मिश्रण. ये जो पोएम है ये सुंदर मिश्रण है इन तीनों चीज़ों का. कौन से 3 चीज़ें है वो, सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. ओके, इसका मतलब भी मैंने आपको हिंदी में बताया है. इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी. ये जो पोएम है ये हमें क्या करती है तो एहसास देती है, किसका, तो पोएट का जो रियलाइजेशन है, पोएट को जो एहसास हुआ है उसके बारे में हमें ये कविता जो है, ये जो पोएम है ये हमें बताती है दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ, ये जो जीवन की यात्रा है उसके दौरान, ओके, वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम. हर किसी को या फिर कोई भी व्यक्ति है उसे क्या करना होता है तो विजडम. विजडम का मतलब यहाँ पे नॉलेज, ज्ञान की परीक्षा का सामना करना पड़ता है. ओके, विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी. और ये जो आपको ज्ञान या फिर विजडम की जो टेस्ट है उसका जो सामना आपको करना पड़ता है इस जीवन की यात्रा में, उसका जो एग्ज़ाम है या फिर उसकी जो टेस्ट है ये कहीं पर भी किसी भी स्कूल या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, ओके, इसका परीक्षण नहीं किया जाएगा, उसकी टेस्ट नहीं ली जाएगी. ओके, तो ये आपको खुद फेस करना होता है. ओके, ये इस पोएम से हमें ये समझता है, इस पोएम से हमें ये समझता है. अ रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस. रोड में सड़क एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हर कोई करता है. ओके, वेदर रिच और पुअर एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सड़क एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हर कोई करता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो. ओके, सभी स्तर के जो लोग हैं, सभी स्तर के, गरीब या फिर अमीर, ये सब तरह के जो लोग हैं इन्हें क्या करना होता है तो इस रोड पर, इस सड़क पर चलना होता है. और ये जो सड़क है ये लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए मजबूर करता है. ओके, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट रोड या फिर सड़क. द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. और सड़क जो है ये गतिशीलता का प्रतीक है. ओके, सिग्निफाइज मीन्स प्रतीक. सड़क क्या है तो या फिर रोड जो है वो क्या है तो गतिशीलता का वो प्रतीक है. वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू. कोई भी कुछ नया करने के लिए सड़क को एक बिंदु के रूप में ले सकता है. ओके, अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो आप रोड को क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं तो एक शुरुआत के रूप में उसे कंसिडर कर सकते हैं. विटमन टॉक अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस. विटमन जो है लोगों और स्थानों के बारे में बात करते हैं. ओके, ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग ऑल्दो द हॉस्पिटलिटी में बी ट्रू. और वह एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहने के लिए या फिर रहने के खिलाफ वह तर्क देते हैं. हालांकि हॉस्पिटलिटी अथवा हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आतिथ्य. कोई भी जो स्वागत किया जाता है वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी सच हो, फिर भी एक समय पर ज़्यादा देर रुकना या फिर एक जगह पर बहुत ज़्यादा समय तक रुकना, इसके खिलाफ वो बताते हैं. कौन तो वॉल्ट विटमन. तो इस तरह से थोड़ा सा जीवन परिचय हमारे सामने कुछ पोएम के बारे में भी इसमें बात की गई है. तो अब हम बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है. जैसे मैंने आपको बताया कि इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं अभी जानकारी दे देता हूँ. फिर हम क्या करेंगे तो पोएम को शुरुआत करेंगे. तो देखिए ये जो पोएम है, जैसे पहले ही बताया कि वॉल्ट विटमन जो है वो फादर ऑफ फ्री वर्स है. ओके, फादर ऑफ फ्री वर्स मीन्स इसका मतलब है कि फ्री वर्स का मतलब होता है कि कोई भी राइमिंग स्कीम जिसमें फॉलो नहीं की होती है उसे हम कहते हैं फ्री वर्स. ओके, तो ये जो पोएम लिखी गई है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये भी एक एग्जाम्पल है फ्री वर्स का. इसका मतलब यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की राइमिंग स्कीम आपको दिखाई नहीं देगी. ओके, तो ये याद रखना है जब आप एप्रिसिएशन लिखेंगे या फिर जब आंसर लिखेंगे या फिर हमको MCQ क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर फ्री वर्स ऐसा देना पड़ेगा, या फिर आपको सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स ऐसा आप ये वहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, फ्री वर्स पर भाई एक स्पेशल वीडियो भी बनाए, वो भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और फ्री वर्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, तो चलिए फिर अभी पोएम को हम क्या करेंगे, अभी समझने के लिए शुरुआत कर देंगे. ओके,
सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, पहले 3 लाइन में रीड करता हूँ, उसके बाद आपको मैं वो इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए क्या दिया है, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। ओके, तो यहाँ पे कवि जो है, यहाँ पे जो पोएट वो कह रहा है कि अ फुट का मतलब होता है इन प्रिपरेशन, इसका मतलब वो तैयार है ओके यात्रा के लिए। एंड लाइट हार्टेड, वो तैयार है मगर कैसे किस तरह से वो तैयार है, तो खुले दिल से। लाइट हार्टेड मीन्स खुले दिल से वो तैयार है। आई टेक टू ओपन रोड, वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं खुले दिल से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हूँ। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, मैं कैसा हूँ तो हेल्दी हूँ, हेल्दी मीन्स निरोगी हूँ, तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। फ्री इसका मतलब है मैं आज़ाद हूँ। द वर्ल्ड बिफोर मी, जो मेरे सामने जो दुनिया है ओके या फिर मेरे सामने जो समस्या है उसका सामना करने के लिए मैं क्या हूँ तो पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ ओके, मैं तंदुरुस्त हूँ और साथ ही साथ मैं आज़ाद भी हूँ ओके, आने वाले समस्याओं का सामना करने के लिए। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़, ये जो लॉन्ग ब्राउन पाथ है उसके सामने जो ये रास्ता है, रोड है ब्राउन कलर का, ब्राउन मीन्स भूरे कलर का, तो वो जो है बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़, वो जो एक तरह की उसके लिए क्या है तो अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि रोड जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग उसे कह सकते हैं अवसर को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहा है तो ये रोड ब्राउन पाथ उसके सामने कर रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि वेर एवर आई चूज़, ये जो ब्राउन पाथ जो है वो मुझे लीड कर रहा है ओके और वो वेर एवर आई चूज़, जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तो जा सकता हूँ ओके। इसका मतलब है मुझे यह विश्वास है कि मुझे अपना रास्ता चुनने की आज़ादी है। वो कहता है कि मुझे ये विश्वास है कि मैं क्या कर सकता हूँ तो खुद का रास्ता चुन सकता हूँ और उसे चुनने की मुझे आज़ादी है ओके। henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune ओके। गुड फॉर्चून का मतलब होता है कि अच्छी किस्मत ओके। henceforth का मतलब है इसके आगे आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, इसके आगे ओके जिस राह पर मैं चल रहा हूँ उस राह पर मुझे किसी भी अच्छी किस्मत का साथ हो ऐसा कुछ नहीं है ओके। मैं अच्छी किस्मत मांगने वाला भी नहीं हूँ जिस राह पर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, क्योंकि मैं खुद अच्छे भाग्य वाला हूँ, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है। उसके आगे वाली जो लाइन है, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing ओके। इसके आगे आई विम्पर में शिकायत करना, इसका मीनिंग भी दिया है देखो, मेक अ सीरीज ऑफ लो वीक सैड क्राइसिस स्पेशली विथ फियर एंड पेन, डर की वजह से या फिर तकलीफ की वजह से क्या करना तो कुरबुर करना या फिर उसे कह सकते शिकायत करते रहना। तो वो कहता है कि इसके आगे आई विम्पर नो मोर, मैं किसी भी तरह की क्या नहीं करूँगा, शिकायत नहीं करूँगा ओके। पोस्टपोन नो मोर, इसका मतलब है कि मैं कोई भी किसी भी तरह की देरी नहीं करूँगा। पोस्टपोन मीन्स कोई चीज़ें आगे ढकलना कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ें जो आगे मैं नहीं ढकलूँगा या फिर मैं किसी चीज़ के लिए देरी नहीं करूँगा। नीड नथिंग मीन्स आई डू नॉट नीड एनीथिंग, मुझे किसी भी तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पोएट यहाँ पर कह रहा है जिस राह पर वो चल रहा है उस राह पर अगर कोई भी प्रॉब्लम उसे आता है तो उसके लिए वो कोई भी शिकायत नहीं करेगा, किसी भी चीज़ को वो पोस्टपोन नहीं करेगा कि बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, या फिर उसे किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है ओके। आगे वाली जो लाइन है उसमें वो क्या कहते हैं देखिए, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्यूरलस क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन आई ट्रैवल टू ओपन रोड। अभी ये यहाँ पर वो पोएट कह रहा है कि जो कुछ काम उसे करना है उसके लिए जो वो बहाने ढूंढ रहा है उसे क्या कर लेगा तो बंद कर देगा। उसकी जो शिकायतें हैं कोई भी काम करने के लिए वो जो बहाने ढूंढता है वो अभी उसके लिए वो बंद कर देगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन आई ट्रैवल टू ओपन रोड, वो पूरी तरह से मजबूत है, जो कुछ भी जीवन की सभी समस्या उसके सामने है या फिर उसके रास्ते में आने वाली है उसका सामना करने के लिए वो क्या है तो मजबूत है। और कंटेंट मीन्स हैप्पी है, वो हैप्पीली क्या कर सकता है तो उन सब समस्याओं का क्या करेगा वो सामना करने के लिए वो रेडी है। इस तरह से वो बोलता है कि वो शिकायतें करना भी क्या कर देगा, बंद कर देगा, किसी भी तरह की शिकायतें वो अभी नहीं करेगा क्योंकि वो मजबूत है, वो हैप्पी है कि उस राह पर चलने के लिए जहाँ पर उसे समस्या आएगी और उन समस्याओं से वो क्या कर सकता है तो मजबूती से सामना कर सकता है, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है। तो इसकी बात की जो लाइन है, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, जो पृथ्वी है मेरी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है। सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, जिसे हम कह सकते हैं इस जो सभी ज़रूरतें वो मुझे पृथ्वी से ही मिल सकती है। आई डू नॉट वॉन्ट द
कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। अभी कॉन्स्टलेशन का मतलब यहाँ पे दिया है, देखो इसका मतलब है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर इस लाइन में इसका मतलब आपको क्या करना है, तो क्या कंसिडर करना है, फेट, डेस्टिनी या फिर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल, भाग्य जिसे हम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग जिनका क्या है तो प्रभाव होता है, ऐसे लोगों का एक ग्रुप या फिर ऐसे लोग, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो कॉन्स्टलेशन कह सकते हैं। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, मैं किसी भी तरह की भाग्य की मदद की अपेक्षा नहीं करता हूँ, या फिर मैं किसी भी तरह के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी मदद की मुझे कोई भी अपेक्षा या फिर आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ पर पोएट कह रहा है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, दे आर वेरी वेल, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो जहाँ पर है वहाँ पर वो ठीक है, वेयर दे आर, जहाँ पर है वो वहाँ पर वो ठीक है। आई नो दे सफिस का मतलब होता है इनफ, ओके, पर्याप्त। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, आई नो मुझे मालूम है या फिर मैं जानता हूँ, दे सफिस फॉर दोज, वो उनके लिए पर्याप्त है जो उनसे बिलोंग्स करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग इन इन्फ्लुएंशियल लोगों के ग्रुप में आते हैं, उनके लिए, या फिर जिन लोगों को इन्फ्लुएंशियल ग्रुप या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों की, प्रभावशाली लोगों की ज़रूरत है, उनके लिए वो ठीक है, या फिर जो लोग भाग्य पर बिलीव करते हैं उनके लिए वो ठीक है, ओके। बट ये जो पोएट है यहाँ पर कह रहा है कि उसे उन सब लोगों की या फिर उस तरह के भाग्य की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। मैं खुद की प्रगति क्या कर सकता हूँ, तो खुद कर सकता हूँ, इतनी शक्ति मुझ में है, इतना शक्तिशाली मैं हूँ। देखिए अभी ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट में एक स्टांजा दिया है उन्होंने, एक स्टांजे के जैसा ही है वो, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई कैरी, मैं क्या करूँगा, तो मेरे साथ क्या कैरी करूँगा, तो मैं ये जो डिलीशियस बर्डन का मतलब आपको याद लेना है, मेमोरीज, यादें, वो क्या करेगा, तो सब यादों को उसके साथ कैरी करेगा, ओके, उसको वो साथ में ले जाएगा, ओके। आई कैरी देम, मैं उन्हें साथ में लेके जाऊँगा, ओके। मैन एंड वुमेन की जो यादें हैं उनको वो साथ में लेके जाएगा। आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, मैं उन्हें उन सब यादों को साथ में ले जाऊंगा जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा। इस तरह से पोएट यहाँ पे कह रहा है। डिलीशियस बर्डन का आपको मीनिंग समझ में आ गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक यादें, ओके, मेमोरीज। तो ये मेमोरीज को जो उसे मिली है मैन एंड वुमेन से, उन्हें वो साथ लेके जाएगा, उन यादों को साथ ही साथ वो क्या करेगा, तो जहाँ कहीं भी हो जाएगा उन यादों को वो साथ में लेके जाएगा। I swear it is impossible for me to get rid of them, मैं कसम खाता हूँ कि ये मेरे लिए असंभव है। क्या असंभव है, तो इन सब यादों से क्या करना, तो छुटकारा पाना, उन यादों से छुटकारा पाना ये मेरे लिए कैसा है, तो बहुत ही असंभव है, ओके। आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, मैं उनसे छुटकारा नहीं पाऊंगा, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो मैं उनसे तो छुटकारा नहीं पा सकता, मगर मैं उन यादों को क्या कर सकता हूँ, तो साथ में ले जा सकता हूँ, या फिर मैं उन्हें डेफिनेटली साथ में लेके जाऊंगा। इस तरह से वॉल्ट विटमन इस पोएम में क्या कह रहे, तो हमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये अच्छे से समझ में आई है। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो हम बढ़ेंगे किसकी और, तो इस पोएम में जो आए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की जाएगी, ओके। उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। पोएम आपको समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ पहले शेयर कर दीजिए, ओके, और लाइक भी कर दीजिएगा, ओके। तो अभी सबसे पहली जो लाइन है या फिर इस पोएम में आने वाली जो सब फिगर्स ऑफ स्पीच है अभी वो हम समझ रहे हैं। फर्स्ट जो लाइन है जो है अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, इस लाइन में आपको दिखा देगा मेटाफर। मेटाफर क्यों है, तो जो ये जो रोड है उसे इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है रोड ऑफ लाइफ, जिंदगी का रास्ता, इसके साथ रास्ता इसके साथ इसे कंपेयर किया है रोड को। तो ये एग्जांपल रहेगा मेटाफर का, ओके। तो अभी ये सब जो मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बता रहा हूँ, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए। मेटाफर का मतलब क्या है, इन्वर्जन का मतलब क्या है, सिमिली का मतलब क्या है, रिपीटेशन का मतलब क्या है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है उस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड लाइन है वो है हेल्दी फ्री द वर्ड बिफोर मी, इसमें आपको दिखाई देगा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता तो प्रॉपरली वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं होते हैं,
ओके, तो उससे कहा जाएगा इन्वर्जन। इसकी जो करेक्ट ऑर्डर है हेल्दी फ्री द वर्ड बिफोर मी, ये इसकी जो करेक्ट ऑर्डर रहेगी वो रहेगी द हेल्दी फ्री वर्ड बिफोर मी, ये इसकी करेक्ट ऑर्डर है। इसका मतलब यहाँ पर आपको इन्वर्जन ये अलंकार दिखाई देगा। ओके, इसकी बात की जो लाइन है द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई देगा अलिट्रेशन। ओके, तो अलिट्रेशन है, लॉन्ग का एल और लीडिंग का एल यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये साउंड एल साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल रहेगा अलिट्रेशन का। साथ ही साथ ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल रहेगा पर्सोनिफिकेशन का भी, क्योंकि जो रोड है उसे हम उसे कह सकते हैं एनिमेटेड क्वालिटी, जैसे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। लीड करना मीन्स नेतृत्व करना, नेतृत्व कौन करता है तो ह्यूमन क्वालिटी है ये, मगर यहाँ पे जो लॉन्ग ब्राउन पाथ है इसका मतलब कि रोड जो है उससे क्या दिए तो ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है लीड करने की, तो ये एग्जांपल होगा किसका तो पर्सोनिफिकेशन का। ओके, इसके बाद जो लाइन है वो है हेंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून। यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिपीटेशन। अब रिपीटेशन कैसे है तो गुड फॉर्चून ये वर्ड वहाँ पर रिपीट हुआ है। ओके, रिपीटेशन का मतलब क्या है इसके लिए स्पेशल वीडियो भी देखना पड़ेगा आपको। गुड फॉर्चून यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल रहेगा किसका तो रिपीटेशन का। ओके, उसके बाद है हेंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने रहेगा। डेफिनेटली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे साउंड जो है एन नो वाला वहाँ पे रिपीट हुआ है। एन नथिंग नीड नथिंग एन ये साउंड वहाँ पे रिपीट हुआ है, तो डेफिनेटली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी कैन से दैट एलिट्रेशन। और ये एग्जाम्पल है किसका तो रिपीटेशन का भी, क्योंकि नो मोर वर्ड वहाँ पर आया है देखो। ओके, तो ये एग्जाम्पल रहेगा रिपीटेशन का। रिपीटेशन में क्या होते हैं तो वर्ड जो है वो रिपीट होते हैं पोएटिक इफेक्ट के लिए, तो उसे हम रिपीटेशन कहते हैं, तो ये रिपीटेशन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ओके, उसके बाद है डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्यूरलस क्रिटिसिज्म। ओके, यहाँ पे के साउंड वहाँ पर रिपीट हुआ है, कंप्लेंट क्यूरलस, ओके, क्रिटिसिज्म के वहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा एलिट्रेशन का। ओके, और उसके बाद आपको दिखाई देगा जो आगे वाली लाइन है उसमें तो नहीं है, मगर उसके बाद आएंगे नेको नेकी, ये जो है आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर। ओके, यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंस दिखाई देगा। ओके, जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड टी वहाँ पर रिपीट हुआ है। ओके, तो ये एग्जांपल रहेगा कॉन्सोनेंस का। ओके, उसके बाद है आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, एलिट्रेशन भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि W जो साउंड है वहाँ पे रिपीट हुआ है, जैसे कि वेल का W और वेयर का W, ये साउंड वहाँ पर रिपीट हुआ है, तो एलिट्रेशन है। साथ ही साथ रिपीटेशन भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि दे आर ये वर्ड वहाँ पर रिपीट हुए, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका तो रिपीटेशन का। ओके, उसके बाद आपको दिखाई देगा कौन सी लाइन है देखो, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। ओके, यहाँ पे आपको दिखा देगा पैराडॉक्स। ओके, पैराडॉक्स पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, वो पर जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, पैराडॉक्स है क्योंकि बर्डन और डिलीशियस ये दोनों ये जो वर्ड्स है वो एक दूसरे के खिलाफ है या फिर वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा पैराडॉक्स का। ओके, तो उसकी बात की जो लाइन है आपको दिखा देगी, आई कैरी देम men and women, I carry them with me wherever I go। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा रिपीटेशन, क्योंकि I carry them रिपीट हुआ है। ओके, ये इसके बाद आपको दिखाई देगा एंटीथेसिस भी है, यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स है जैसे कि men and women, तो men के अगेंस्ट आता है अपोजिट वर्ड है men की कौन सा तो women, तो ये एंटीथेसिस वहाँ पर दिखाई देगा। एलिट्रेशन भी है जैसे कि साउंड M और साउंड W वहाँ पर रिपीट हुआ है, men और me, women और where, तो साउंड भी रिपीट हुए है, तो ये एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है। ओके, और उसके बाद की जो लाइन है आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, तो यहाँ पे देम वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है देखो, देम, तो ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये वॉल्ट विटमन की जो पोएम है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके,
आई होप कि आपको सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। कोई शंका है या फिर कोई सुझाव आपके है या फिर कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। क्लास 12 के सभी चैप्टर्स और पोएम साथ ही साथ ग्रामर इन पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर जाकर आप सभी चैप्टर्स पोएम को समझ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध जादव इंग्लिश सोल्यूशन, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।